हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर इन टॉपिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं जो आरवीएनएल में एएन जीएन का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में से टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर कौन कौन से हैं और उनको कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसड्यूसर। इनमें से कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो आइडियल ट्रांसड्यूसर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। हमको क्या नहीं चाहिए होता? हाई डायनेमिक रेंज, लो लिनियरिटी, हाई रिपीटेबिलिटी और लो नॉइज। इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रांसड्यूसर्स की नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लो लिनियरिटी हमको हमेशा चाहिए होता है कि जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, वो लीनियर हो। लीनियर होगा तो जितना हमारे इनपुट में फ्लक्चुएशन होगा उतना ही हमारा आउटपुट में वो चेंजेस दिखाएगा। तो लीनियरिटी हमारी क्या है? फर्स्ट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी ट्रांसड्यूसर को बनाने की। तो इसमें हम देखते हैं एन आइडियल ट्रांसड्यूसर शुड शो हाई लिनियरिटी और लीनियर सिस्टम शुड प्रोड्यूस एग्जैक्ट आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट। अगर सिस्टम लीनियर होगा तो वो एग्जैक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इन अकॉर्डिंग्स टू द इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए हमारी। तो अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो उसकी सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है इट इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट और द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम वे इच टाइम इट इज यूज्ड अंडर द सेम कंडीशन विद द सेम ऑब्जेक्ट। रिलायबिलिटी होती है कि अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज करें सेम कंडीशन में और वो सेम रीडिंग देता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है? इक्विपमेंट क्या होता है? रिलायबल होता है। वैलिडिटी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की, प्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए, कितना हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, यूजेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, कहाँ कहाँ हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, और मेजरेबिलिटी हम उससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी ऐसी होती है। द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारी? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हमारा जो भी ट्रांसड्यूसर है, जो सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी हमारी एक तरफ होती है कि अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर सिस्टम की। तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या क्या है कि हमारे सिस्टम में जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं उसमें ड्रिफ्ट ना हो, डेड जोन ना हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होनी चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होनी चाहिए, क्रीपिंग उसमें कम होनी चाहिए और स्टैटिक एरर भी उसमें क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल पूरा व्यू है। अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट की हमारे को रिक्वायरमेंट, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो क्या हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं और कौन सी हमारी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है इनडायरेक्ट वे में, तो प्लीज आप इन प्रॉपर्टीज को ढंग से समझें और याद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रांसड्यूसर कन्वर्टिंग ग्राउंड मूवमेंट और वेलोसिटी टू वोल्टेज इज नोन एज। वो ट्रांसड्यूसर क्या होता है जो ग्राउंड मूवमेंट को एक वेलोसिटी और वोल्टेज को किसमें कर देता है? चेंज कर देता है। जो ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है उसमें थोड़ा सा भी माइक्रो, उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको वोल्टेज में चेंज करता है। वो क्या होता है? जियोफोन होता है, पिकअप होता है, हाइड्रोफोन होता है या सोनर ट्रांसपॉन्डर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। जियोफोन एक वो डिवाइस इट इज यूज टू कन्वर्ट ग्राउंड मूवमेंट टू वोल्टेज विच इज यूज्ड इन रिमोट ग्राउंड सेंसिंग। जो आरजीएस सिस्टम्स होते हैं उसमें हम जियोफोन यूज करते हैं। जियोफोन क्या करता है? जितना भी ग्राउंड का मूवमेंट होता है उसको वो किस में चेंज कर देता है? वोल्टेज में चेंज कर देता है। एंड ऑल्सो रिप्लेसमेंट फॉर द ब्रॉडबैंड सिस्मोमीटर। जो पहले हम ब्रॉडबैंड सिस्मोमीटर यूज करा करते थे इसी चीज के लिए, अब उसको रिप्लेस किसने कर दिया है? जियोफोन ने यूज कर दिया है। तो हम जियोफोन को क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? जो हमारा ग्राउंड मूवमेंट है उसको चेंज करता है वो वोल्टेज में, और वोल्टेज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ग्राउंड में कितना मूवमेंट आ रहा है। ये हमारा डायग्राम है। इस तरीके का जियोफोन होता है जिसको हम ग्राउंड में लगाते हैं। इसको यूज करने से हमको ग्राउंड मूवमेंट की सारी चीजें पता चलती है, और एक जो वायरिंग है ये ग्राउंड मूवमेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसड्यूसर। कौन सा ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है? स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर, एलवीडीटी और थर्मोकपल। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है? Active transducer are self-generating type. They don't require external power to work, while passive transducer required external power to work. एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनली ही जनरेट करते हैं और आउटपुट हमको देते हैं। और पैसिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनको हमारे को क्या कर देनी पड़ती है? एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है कि वो वर्क करे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। थर्मोकपल क्या है? हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जैसे वर्क करता है, इसमें टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज जनरेट होता है।
एक्टिव ट्रांस क्या होते हैं, इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है और वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है और एक्सटर्नल हमको कुछ भी इसमें पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसड्यूसर इज नोन एज सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर को दूसरा नाम और क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर या फिर एनालॉग ट्रांसड्यूसर। तो इसका आंसर है सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर को हम कहते हैं ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर। द नेम सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर इज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल पावर। सेल्फ जनरेटिंग का मतलब ये होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, एक्सटर्नल पावर के वो क्या करे, आउटपुट को जनरेट करे, इसलिए सेल्फ जनरेटिंग जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्केल फैक्टर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रांसड्यूसर। जो हमारी स्केल होती है, कितना हम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं और कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी मीन्स हमने जो इनपुट दिया उसको कितनी उसमें जल्दी वो आउटपुट में चेंज कर रहा है और कितना सेंसिटिव है कि कितना इनपुट चेंज होने में हमारा आउटपुट की वैल्यू वो चेंज दिखा रहा है, तो वो होती है हमारी सेंसिटिविटी। तो स्केल और सेंसिटिविटी में क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, स्केल फैक्टर इज डबल ऑफ सेंसिटिविटी, स्केल फैक्टर इज इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज इनवर्स ऑफ स्केल फैक्टर और सेंसिटिविटी इज इक्वल टू स्केल फैक्टर। जितना हमारा लंबा स्केल होगा उतना ही हमारा सिस्टम क्या होगा, सेंसिटिव होगा। तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेंसिटिविटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसड्यूसर। Every transducer should be sufficiently sensitive to provide some output that can be detected. हमेशा कोई भी सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली सेंसिटिव होना चाहिए कि वो आउटपुट को जनरेट कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके। तो जो फुल स्केल मीटर करंट होता है उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, सेंसिटिविटी कैन बी डिटरमाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फुल स्केल करंट। जितना मैक्सिमम फुल स्केल करंट होगा हमारा, फुल स्केल पे जो करंट आ रहा है उसको इनवर्स हमारा क्या देता है, वो सेंसिटिविटी देता है। इट मीन जितनी लंबी हमारी स्केल होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, सेंसिटिव होगा। तो रेसिप्रोकल होगा, जितना लंबा मैक्सिमम फुल स्केल वो शो करेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा। तो 1 उसका रेसिप्रोकल हम निकालते तो हमको क्या देता है, सेंसिटिविटी देता है। Which of the following is an analog transducer? एनालॉग ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है, एनकोडर, स्ट्रेन गेज, डिजिटल टैकोमीटर और लिमिट स्विचेस। एनकोडर डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है 0-1 के फॉर्मेट में। डिजिटल टेक्टोमीटर भी हमारा 0-1 के फॉर्मेट में वर्क करता है। लिमिट स्विचेस जो स्विचेस होते हैं वो भी हमारा ऑन ऑफ की मीन्स में वर्क करता है, मीन्स 0-1 के फॉर्मेट में करेगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या है, टाइप ऑफ एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। Analog transducer convert physical quantity to analog signal, while digital transducer convert physical quantity to digital signal. Strain gauge in an example of analog transducer. तो strain gauge क्या है, हमारा analog transducer का क्या है, example है। What is the principle of operation of LVDT? LVDT किस principle पे work करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, परमिवेंस एंड रिलक्टेंस। जो LVDT होता है वो हमारा वर्क करता है ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। Linear variable differential transducer is a type of transformer used for measuring displacement and it has the same principle of operation of transformer. जिस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है उसी तरीके से हमारा LVDT वर्क करता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो कॉइल के मूवमेंट को हम कर रहे हैं, पोजिशन चेंज करते हैं, उसके कारण जितना हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कॉइल में उसके रेस्पेक्ट में हम वोल्टेज मेजर करते हैं और यही इसका क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है LVDT। Which of the following can be measured using piezoelectric? Piezoelectric ट्रांसड्यूसर को यूज करके हम क्या मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और साउंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, हम क्या मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं। Piezoelectric crystal produce an electric signal when the pressure applied. Example quartz, richosalt, that is convert force into electrical signal. जो हम फोर्स लगाते हैं हमारी फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, ट्रांसड्यूसर पे, उस फोर्स को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उससे हम क्या मेजर करते हैं, चेंज मेजर करते हैं, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ और कितना वो वोल्टेज दे रहा है। तो ये जो फोर्स है हम दो तरीके से लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट्स में लगा सकते हैं और ट्रांसफर इफेक्ट में लगा सकते हैं। तो फिजियो इलेक्ट्रिक से हम क्या मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर, कैपेसिटिव ट्रांसफर किसके लिए यूज होता है, स्टैटिक मेजरमेंट, डायनेमिक मेजरमेंट, ट्रांसिएंट मेजरमेंट और बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो किस लिए मेजर होता है, डायनेमिक मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट मेजर्ड
into changes in capacitance. Change in capacitance is caused by change in dielectric or change in distance between the plate. जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है, ये हमारा डायग्राम है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, पैराप्लेट कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इसमें जब भी हम चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस चेंज होता है। और चेंज इन कैपेसिटेंस किसके कारण होता है कि जो हमारी प्लेट्स हैं उनका डिस्टेंस चेंज होता है, तो प्लेट के डिस्टेंस के कारण हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी तो हमारा क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा। और इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, डायनेमिक मेजरमेंट यूज कर सकते हैं। जितना भी ऑल ऑफ सडन चीजें डायनेमिक चीजें चेंज हो रही है वो हम किससे यूज कर सकते हैं, कैपेसिटिव ट्रांसफर के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटो कंडक्टिव सेल। जो फोटो कंडक्टिव सेल होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, सेलेनियम, क्वार्ट्ज, रोचेट सेल्ट और लिथियम सल्फेट। हम क्या यूज करते हैं इसमें, सेलेनियम यूज करते हैं। फोटो कंडक्टिव एक्शन is a property of the reduction of the resistance when exposed to light. Selenium show photoconductive action. जो photoconductive effect है वो कौन सा मटेरियल होता है जो शो करता है, सेलेनियम शो करता है। सेलेनियम पे जब लाइट पड़ती है तो कंडक्टिविटी को चेंज करता है, कंडक्टिविटी में चेंज जो प्रॉपर्टी के कारण हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सेलेनियम वो मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं फोटो कंडक्टिव सेल में। तो ये हमारा एक डायग्राम है फोटो कंडक्टिव सेल का, जिसमें हम मटेरियल क्या यूज करते हैं, सेलेनियम यूज करते हैं। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इसमें क्या होगा, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगा और उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। साइंस ऑफ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज। जो साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट हम यूज करते हैं, मेटलॉजी, मेट्यूरोलॉजी, पियोडोलॉजी एंड मिनरोलॉजी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। जो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो किस के अंदर आता है, मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी इंक्लूड ऑल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेजरमेंट। जितने भी मेजरमेंट के एक्सेप्ट होते हैं, जितना भी हम मेजरमेंट की कैटेगरी में हम जो जो चीजें करना चाहते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर आते हैं। और मेट्यूरोलॉजी वो ब्रांच होती है साइंस की जो एटमॉस्फेयर की स्टडी को डील करती है। पेडोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जो सॉइल और मिनरल्स की स्टडी करती है। मिनरोलॉजी ब्रांच की वो साइंस होती है जिसमें जियोलॉजी स्पेशलाइजेशन, केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मिनरल्स की वो स्टडी करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट को डील करते हैं। इन द मेजरिंग सिस्टम क्वांटिटी इंक्लूड मेजरमेंट इज टर्म्ड एज। जब हम सिस्टम में कोई भी चीज को मेजर करते हैं अंडर मेजरमेंट तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मेजरेंट, कंट्रोलर, सेंसर और इंडिकेटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, मेजरेंट। जो भी हम वैल्यू मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेजरेंट कहते हैं। अंडर कंसिडरेशन इन द मेजरिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वाइल मेजरिंग सिग्नल वोल्टेज, वोल्टेज इज अ मेजरमेंट। जो भी हम सिग्नल मेजर करना चाह रहे हैं तो जो क्वांटिटी है जिसको मेजर करना चाह रहे हैं वो क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज हम क्या कहेंगे, मेजरेंट कहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि मेजरमेंट और मेजरेंट में क्या डिफरेंस होता है। मेजरमेंट वो चीज होती है, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जैसे हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करना है तो 1 किलोमीटर क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और उसको मेजर करने का जो हम तरीका अपना रहे हैं तो वो क्या हमारा मेजरमेंट है। हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, 1 किलोमीटर को मेजर करना चाह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर का स्टैंडर्ड हमारा फिक्स है ऐसा यूनिट में। तो जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना चाह रहे हो, जो प्रोसेस है उसको कंपेयर करेंगे 1 किलोमीटर से, वो हमारा क्या है, मेजरमेंट है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट, डिग्री और कैपेसिटी बाय कंपैरिजन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सिस्टम यूनिट बीइंग यूज्ड। जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है, चाहे टेम्परेचर हो, लेंथ हो, टाइम हो, ये सारी क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट के रेस्पेक्ट में हम कोई भी चीज मेजर करें उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। और जो चीज आ रही है, क्या मेजर करना चाह रहे हैं वो हमारा क्या होता है, मेजरेंट होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, कितना रेट ऑफ चेंज है डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेन, वाइब्रेशन, प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर, फोर्स और टॉर्क, ये सारी चीजें क्या है, मेजर। क्या चीज मेजर करना चाह रहे हैं वो मेजरेंट है, लेकिन जो तरीका है उसको करने का वो क्या हमारा मेजरमेंट है। In the measurement, which is the term used to specify closeness of two or more measurement, किससे हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो दो मेजरमेंट हमने वैल्यू ली है वो क्लोज है, प्रिसीजन से, एक्यूरेसी से, फिडेलिटी से या थ्रेशोल्ड से। तो हम ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट इज टर्म एज प्रिसीजन। For example, if two measurement gives 3.1 kg as output, then the measurement is
सेट टू बी मोर प्रिसाइज। कोई भी वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो बिल्कुल नजदीक है दो वैल्यू को, तो उसको हम कहते हैं प्रिसाइज। हम एक्यूरेसी और प्रिसिजन को कैसे समझ सकते हैं, जिससे हमको सेंटर ऑफ उस पर हमको क्लिक करना है, तो सारी चीजें जो भी हमने मेजर करी वो सेंटर पे आ रही, तो वो क्या है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, क्योंकि जहां हमको जितनी वैल्यू चाहिए थी वो एक्यूरेट वहां पर आ रही है और सारी वैल्यू उसके आसपास भी है, तो वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा और प्रिसाइज होगा। नेक्स्ट वैल्यू में देखते हैं, तो नॉट एक्यूरेट और प्रिसाइज, बट प्रिसाइज का मतलब क्या है, हमको जिस लोकेशन पे वैल्यू चाहिए थी उस लोकेशन पे नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, लेकिन जितनी भी वैल्यू हमने मेजर करी वो सारी क्या है, क्लोज है। तो जो क्लोज वैल्यू है लेकिन क्या है, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मीन्स हम अगर वैल्यू मेजर करना चाहते हैं, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी 5 वोल्ट आनी चाहिए, लेकिन हम मेजर कर जो उतनी भी वैल्यू हमने मेजर करी, हमने 5 वैल्यू मेजर करी और पांचों वैल्यू 6 के अराउंड आ रही है, तो वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। नेक्स्ट डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब जैसे ये सेंटर के बिल्कुल नजदीक नहीं है लेकिन सेंटर के आसपास है, तो एक्यूरेट तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन प्रिसाइज नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, रैंडमली थोड़ी थोड़ी अलग आ रही है। और नेक्स्ट लास्ट डायग्राम में हम ये समझ सकते हैं कि ना तो वो एक्यूरेट है ना वो प्रिसाइज है। जिस लोकेशन पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको वैल्यू चाहिए, ना तो वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है ना ही वो क्लोज वैल्यू दे रहा है। तो प्रिसाइज क्या होता है, जो भी वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो कितनी नियर बाय है एक दूसरे के, वो प्रिसीजन देता है, और स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना क्लोज है वो हमको क्या देता है, एक्यूरेसी देता है। तो आई होप सो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर डिपेंड ऑन ईच अदर। कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन डिपेंड करते हैं, लास्ट डायग्राम हम समझ चुके हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है उससे कितना क्लोज है वो हमारी एक्यूरेसी होती है। और प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजर्ड वैल्यू, जो हम दो वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो कितनी आसपास अपने क्लोज है, वो क्या होता है, हमारा प्रिसीजन होता है। तो हैंस दे आर नॉट डिपेंड विद ईच अदर, तो इसलिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। इस डायग्राम से हम ये समझ चुके हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। ड्यूरिंग अ मेजरमेंट फॉर अ मेजर्ड वैल्यू बी, एब्सोल्यूट एरर इज ऑब्टेन्ड एज ए, व्हाट विल बी द रिलेटिव एरर ऑफ द मेजरमेंट। अगर हम कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो मेजर्ड वैल्यू हमारी बी आई है और एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमको ए मिला है, तो हमारा रिलेटिव एरर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए अपॉन बी। The ratio of absolute error to measured value is called relative error। जो absolute error आया है और जो वैल्यू हमारी मेजर्ड है उसका रेशियो हमारे को क्या देता है, रिलेटिव एरर देता है। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, उसको वो हमको क्या देता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है जो वैल्यू हमने मेजर करी माइनस जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स जो रियल वैल्यू है डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। तो मेजर्ड माइनस रियल वैल्यू हमको क्या देता है, एब्सोल्यूट एरर देता है। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मीन्स जो रियल वैल्यू है वो हमको क्या देता है, रिलेटिव एरर देता है। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या देगा, वो परसेंटेज एरर देगा। In a measuring system, what is term used to specify difference between higher and lower calibration value? क्या वो चीज होती है, वो टर्म क्या है जिससे हम हायर और लोअर वैल्यू कैलिब्रेशन को यूज करते हैं, रेंज, स्पान, ड्रिफ्ट और थ्रेशोल्ड। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट। स्पान वो टर्म है जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट हायर एंड लोअर कैलिब्रेशन वैल्यू फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच with a range of 100 unit to 250 unit, span is 150 unit। अगर कोई यूनिट कोई भी सिस्टम है 100 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 250 तक वो मेजर कर सकता है, तो उसकी जो रेंज है वो स्पान है वो क्या कहलाएगा, स्पान कहलाएगा 150, कि वो 100 से कहाँ तक वैल्यू मेजर कर सकता है, 250 तक मेजर कर सकता है। Using voltmeter measurement, value is 24.3 while the true value is 24. What is the relative error of measurement? कोई वोल्ट मीटर हम यूज करें तो हमारी वैल्यू आ रही 24.3, लेकिन जबकि ट्रू वैल्यू उसकी 24 है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो हमको वैल्यू कितनी दे रखी, मेजर्ड वैल्यू हमारी 24.3 आ रही, ट्रू वैल्यू हमारी 24 है, तो 24.3 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 24, तो हमको क्या देगा, वो रिलेटिव एरर देगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 1.25 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रिलेटिव एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू हमारी 24.3 है, रियल वैल्यू 24 है, डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो वैल्यू आई उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1.25%। डैश इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीलेशन इन मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीलेटरी सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, डैम्पिंग सिस्टम और डिफ्लेक्टिंग सिस्टम।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। डैम्पिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं। डैम्पिंग सिस्टम एक्ट ऑन द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इज नेसेसरी इन केस ऑफ मूविंग सिस्टम टू ब्रिंग द पॉइंटर टू रेस्ट क्विकली। डैम्पिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जैसे ही हमने सोर्स अप्लाई करा तो हमारा जो पॉइंटर है वो क्या करेगा? मूव करेगा उस चेंज के कारण। लेकिन जब हमारा दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, वो उस पोजीशन पे हमारा पॉइंटर रुक जाना चाहिए। तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसके थ्रू क्रिएट होगा? डैम्पिंग फोर्स के कारण क्रिएट होगा। तो जो पॉइंटर की स्टेबिलिटी है, जो टाइम है, कितने टाइम में हमारा पॉइंटर स्टेबलेट हो रहा है, स्टेबल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारा डैम्पिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। तो डैम्पिंग सिस्टम हमारे 3 तरीके से होते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगा सकते हैं, न्यूमेटिक डैम्पिंग हो सकती है, एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो सकती है, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हो सकती है। इन तीनों को हम यूज करते हैं किसको? पॉइंटर को स्टेबल करने के लिए। What is a span of an ammeter with a range of -30 to +30? स्पान क्या होगा? मिनिमम वैल्यू इसकी 30 -30 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +30। तो इसका स्पान क्या होगा? आंसर ए इसका करेक्ट होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -30 इसको करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 60। Given a DC voltmeter has a sensitivity of 500 ohm per volt for a full scale reading in 100 volt range, what will be the current through the voltmeter? अगर हमारी सेंसिटिविटी दे रखी है और मैक्सिमम रीडिंग हमको स्केल की दे रखी है 100 वोल्ट, तो हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा होगा एमीटर से? तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, 200 मिली एम्पियर। तो फुल स्केल रीडिंग हमारी 100 रेंज है, मींस 100 वोल्ट दे रखी है, और सेंसिटिविटी हमको क्या दे रखी है? 500 दे रखी है। तो करंट कितना फ्लो करेगा फुल स्केल उसमें से? तो उसको हम क्या करेंगे? 100 में से डिवाइड करेंगे 500 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.2 एम्पियर। तो हमको मिली एम्पियर्स में निकालना, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 200 मिली एम्पियर्स का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो सेंसिटिविटी है उसको फुल स्केल को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा था सेंसिटिविटी क्या होती है? 1 फुल स्केल करंट होती है। तो फुल स्केल करंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सेंसिटिविटी को डिवाइड करेंगे फुल स्केल से, तो हमारा क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेंसिटिविटी क्या होती है? 1 फुल करंट होता है। फुल स्केल रीडिंग पे जो हमारा करंट आ रहा है उसको इन्वर्स करें तो हमारी क्या निकल जाती है? सेंसिटिविटी निकल जाती है। तो सेंसिटिविटी हमको कितनी दे रखी? 500 ओम्स दे रखी। तो 500 ओम्स पर वोल्ट को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 एम्पियर और 200 मिली एम्पियर आ जाएगा। Using an instrument for the measuring capacitance, given output 203.5 nanofarad, whereas the true value is 0.023.9 nanofarad, what will the static correction of the instrument? हमने जो वैल्यू मेजर करी और जो आ रही है उन दोनों का स्टैटिक एरर हमको निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? स्टैटिक एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू है हमारी 203.9 और मेजर वैल्यू हमारी 203.5। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, 0.4 नैनोफैरेड। व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर फॉर 0 to 50 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट? हमारी सेंसिटिविटी क्या होगी? अगर हम 0 से लेकर 50 मिली एम्पियर के अगर हम मेजर करें तो सेंसिटिविटी क्या होगी? सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर इज द रेसिप्रोकल द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा कितना है? 50 मिली एम्पियर है। उसको 1/150 एम्प करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 ओम्स पर वोल्ट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सेंसिटिविटी क्या होती है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम 1 करेंगे, सेंसिटिविटी आ जाएगी। आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये वीडियो देखें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।